गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 गैसीय नियम के बारे में। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर को मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ कि गैसीय नियम से आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मैक्सिमम आप 5 से 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मैं आपको प्रत्येक नियम के साथ साथ किस नियम पर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी चीजों के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि डियर स्टूडेंट पूरा वीडियो अच्छी तरीके से आप देख लेते हैं तो गैसीय नियम से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए छूटेगा नहीं, आप 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। गैसीय नियम की आपसे एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आता है, तो यह भी चैप्टर आपका बिल्कुल इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्रत्येक नियम को आप अच्छी तरीके से ध्यान से समझते हुए चलिएगा। प्रत्येक नियम को मैं शानदार तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो गैसीय नियम का रूल है वो आपका है बायल का नियम। तो डियर स्टूडेंट, बायल के नियम के अनुसार यदि स्थिर ताप पर जो आपका दाब होता है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बायल के नियम के अनुसार डियर स्टूडेंट, स्थिर ताप पर जो आपका दाब होता है वह दाब जो आपका होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बायल का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर जो आपका दाब होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं पीवी बराबर कांस्टेंट के रूप में। जो आपका पी है डियर स्टूडेंट, ये आपका दाब है, और वहीं पर जो आपका भी है ये आपका आयतन है। तो यहाँ से आपको डियर स्टूडेंट बायल का नियम समझ में आया होगा कि बायल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर जो आपका दाब होता है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको हम पीवी बराबर कांस्टेंट के रूप में लिख सकते हैं। जो आपका पी है ये आपका दाब है और भी जो आपका है ये आपका आयतन है। अब डियर स्टूडेंट, यदि स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब P1 हो और आयतन V1 हो, दाब यदि P2 हो जाए तो आयतन बढ़कर आपका P2 हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में आपका P1 V1 बराबर P2 V2 होता है। मैंने क्या बोला? यदि ताप को स्थिर रखा जाए तो किसी भी निश्चित द्रव्यमान का यदि दाब P1 हो और आयतन V1 हो, दाब को बढ़ाकर P2 कर दे तो आयतन आपका यदि V2 हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में बायल के नियम के अनुसार P1 V1 बराबर P2 V2 होता है। यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर समझ में आ गई होगी। अब डियर स्टूडेंट देखिएगा कि बायल के नियम पर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बनता है कि बायल के नियम के अनुसार स्थिर रहता है। बायल के नियम के अनुसार स्थिर रहता है, ताप स्थिर रहता है कि दाब स्थिर रहता है कि आयतन स्थिर रहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो बायल के नियम के अनुसार आपका ताप स्थिर रहता है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि बायल के नियम के अनुसार दाब किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बायल के नियम के अनुसार जो आपका दाब होता है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, जिसमें से आपको P1 V1 और P2 की वैल्यू दे देगा तो V2 की वैल्यू निकालना रहेगा, या आपको P1 V1 V2 की वैल्यू दे दे रहेगा और P2 की वैल्यू निकालना रहेगा। यानी कि इन चारों वैल्यूज में से आपको 3 वैल्यू दे रखा होगा, आपको एक वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो इस तरीके से बायल के नियम के अनुसार 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। जो आपका दूसरा नियम है डियर स्टूडेंट, वो आपका है चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स के नियम के अनुसार डियर स्टूडेंट स्थिर दाब पर चार्ल्स के नियम के अनुसार डियर स्टूडेंट स्थिर दाब पर आपका स्थिर दाब पर जो आपका आयतन होता है वो परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर जो आपका आयतन होता है वो परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं
V अपॉन टी बराबर कांस्टेंट के रूप में। अब डियर स्टूडेंट जो आपका V है ये तो आपका आयतन है और जो आपका T है ये आपका परम ताप है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा परम ताप भी क्या होता है। तो इस तरीके से चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर जो आपका आयतन होता है परम ताप के अनुपाती होता है, जिसको हम V अपॉन टी बराबर कांस्टेंट के रूप में लिख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट यदि स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान की परम ताप T1 हो और आयतन V1 हो तथा परम ताप को T1 से T2 कर देने पर आयतन V2 हो जाए। ध्यान से समझिएगा, बोला गया है यदि स्थिर दाब पर किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस का परम ताप T1 हो और आयतन V1 हो और ताप को आप T1 से बढ़ाकर T2 कर दे तो आयतन V2 हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में चार्ल्स के नियम के अनुसार आपका हो जाता है, ऐसे कंडीशन में चार्ल्स के नियम के अनुसार आपका हो जाता है V1 अपान T1 बराबर V2 अपान T2 के रूप में। तो इस तरीके से यह फार्मूला भी आप ध्यान में रखिएगा। इसी फार्मूले पर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं चार्ल्स के नियम में। तो इस नियम से भी आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला आपसे यह पूछा जा सकता है कि चार्ल्स के नियम में स्थिर रहता है, तो चार्ल्स के नियम में आपका दाब स्थिर रहता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि चार्ल्स के नियम के अनुसार आयतन अनुक्रमानुपाती होता है दाब के की ताप के की आयतन के की इनमें से कोई नहीं। तो चार्ल्स के नियम के अनुसार जो आपका आयतन होता है ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, यह दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि V1 T1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू दे देगा तो T2 की वैल्यू पूछेगा, या V1 T1 T2 की वैल्यू दे देगा तो आपसे V2 की वैल्यू, यानी कि इन चारों में से 3 आपको दे रखा होगा, एक की वैल्यू आपसे पूछेगा। तो इस तरीके से चार्ल्स के नियम के अनुसार भी 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट चार्ल्स के नियम के अनुप्रयोग पर भी क्वेश्चन बनता है। तो चार्ल्स के नियम के 2 अनुप्रयोग है। पहला आपका ये है हाइड्रोजन के गुब्बारे का फट जाना, दूसरा आपका है रोटी का बनना। ये आपके चार्ल्स के नियम के 2 अनुप्रयोग हैं, तो दोनों अनुप्रयोग ध्यान में रखिएगा। पहला आपका हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना, दूसरा आपका रोटी का बनना, ये चार्ल्स के नियम के अनुप्रयोग है। नेक्स्ट आपका जो रूल है डियर स्टूडेंट परम ताप। तो देखिएगा परम ताप क्या होता है। यदि आप डिग्री सेल्सियस ताप में 273 ऐड कर देते हैं तो वो परम ताप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो आपका परम ताप होता है, यदि आप डिग्री सेल्सियस ताप में 273 ऐड कर देते हैं तो कोई भी ताप आपका परम ताप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि परम ताप में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करना होगा, वही आपका परम ताप होता है। नेक्स्ट आपका है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका है डियर स्टूडेंट क्रांतिक ताप क्या होता है। तो क्रांतिक ताप वह ऐसा ताप होता है जिसे किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है। यानी कि क्रांतिक ताप एक ऐसा ताप है जिस ताप पर किसी भी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, उसको हम बोलते हैं क्रांतिक ताप। तो क्रांतिक ताप भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका है डियर स्टूडेंट ताप दाब का नियम। तो ध्यान से समझिएगा ताप दाब का नियम। तो ताप दाब का नियम यानी कि ताप और दाब तो आपका कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ताप दाब का नियम है, यानी कि ना तो ताप कांस्टेंट होगा ना तो दाब कांस्टेंट होगा। तो ताप दाब के नियम के अनुसार डियर स्टूडेंट आपका आयतन स्थिर रहता है। ताप दाब के नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर आपका जो दाब होता है ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। जो दाब होता है वो ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस रूल में ही दे रखा है ताप दाब का नियम, यानी कि ना तो ताप स्थिर होगा ना तो दाब स्थिर रहेगा। तो ताप और दाब यदि स्थिर नहीं होंगे तो आयतन स्थिर होगा। तो स्थिर आयतन पर जो आपका दाब होता है वो ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसको हम लिख सकते हैं P अपान टी बराबर कांस्टेंट के रूप में। जो आपका P होता है डियर स्टूडेंट ये आपका दाब है और T आपका परम ताप है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट यदि दो गैसों की बात किया जाए और प्रथम गैस का यदि दाब P1 हो और ताप T1 हो और दूसरे गैस का दाब P2 हो और दाब T2 हो, तो इस तरीके से
ताप दाब के नियम के अनुसार P1 अपान T1 बराबर P2 अपान T2 हो जाएगा। जो P1 है वो पहले गैस का दाब व ताप है और जो P2 T2 है वो दूसरे गैस का दाब व ताप है। तो इस तरीके से ताप दाब के नियम से भी 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला आपका यह पूछा जा सकता है कि ताप दाब के नियम में क्या स्थिर रहता है, तो आयतन स्थिर रहता है। दूसरा आपसे यह पूछा जा सकता है कि ताप दाब के नियम के अनुसार ताप किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा आपसे यह पूछा जा सकता है डियर स्टूडेंट, इन चारों वैल्यूज में से आपको 3 वैल्यू दे रखा होगा, एक वैल्यू का मान पूछेगा। तो इस तरीके से ताप दाब के नियम से भी आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका है डियर स्टूडेंट गैस समीकरण। तो गैस समीकरण को भी आप ध्यान से समझिएगा, गैस समीकरण क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट जो आपका गैस समीकरण होता है वो आपका होता है पीवी बराबर एनआरटी के रूप में। जो आपका पीवी बराबर एनआरटी है ये आपका गैस समीकरण है। जो आपका पी है ये दाब है, बी जो है ये आपका आयतन है और यन जो आपका है डियर स्टूडेंट ये आपका है मोलों की संख्या। मोलों की संख्या आपका यन है। जो आपका आर है डियर स्टूडेंट ये आपका गैस नियतांक है। आर क्या है आपका गैस नियतांक है, जिसकी वैल्यू जो होती है 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन होती है। मोल केल्विन होती है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से जो आपका गैस समीकरण है पीवी बराबर एनआरटी होता है। आपको पता है पी दाब होता है, बी आयतन होता है और जो टी आपका होता है वो आपका परम ताप होता है। यन मैंने बता दिया मोलों की संख्या होती है। जो आर होता है गैस नियतांक होता है, जिसका मान 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन होता है। अब डियर स्टूडेंट यदि किसी गैस का आयतन ताप व दाब, यदि किसी गैस का आयतन ताप व दाब V1 T1 व P1 हो और किसी दूसरे गैस का आयतन ताप व दाब V2 P2 V2 T2 और P2 हो, V2 T2 और P2 हो, तो ऐसे कंडीशन में गैस समीकरण के अनुसार आपका हो जाता है P1 V1 बट्टे का T1 बराबर P2 V2 बट्टे का T2 के रूप में। तो इस फार्मूले को भी ध्यान में रखिएगा। यह फार्मूला कब आया, यह फार्मूला आपका गैस समीकरण के अकॉर्डिंग आया। यदि किसी गैस का आयतन V1 हो, ताप T1 हो और दाब P1 हो और दूसरे गैस का आयतन V2 हो, ताप T2 हो और दाब P2 हो, तो ऐसे कंडीशन में गैस समीकरण के अनुसार P1 V1 बट्टे T1 बराबर P2 V2 बट्टे का T2 आता है। तो इस तरीके से गैस समीकरण भी आपको समझ में आया होगा। इसमें भी आपसे 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला आपसे डायरेक्ट पूछ ले सकता है कि गैस समीकरण है तो पीवी बराबर एनआरटी। दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछ सकता है कि आर का मान किसके बराबर होता है, तो आर का मान 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन के बराबर होता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल। मैक्सिमम चांसेस है आपका न्यूमेरिकल बनेगा इस फार्मूले से P1 V1 बट्टे T1 बराबर P2 V2 बट्टे T2 के माध्यम से। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट बात करते हैं डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। तो बिल्कुल सिंपल है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार यदि आप दो या दो से अधिक गैसों को एक पात्र में इस प्रकार से लें जो आपस में क्रिया ना करें, तो ऐसे कंडीशन में जो आपका आंशिक दाब होता है टोटल दाबों के योग के बराबर होता है। यानी कि डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार यदि किसी पात्र में आप दो या दो से अधिक गैसों को आप इस प्रकार से ले जो आपस में क्रिया ना करें, तो ऐसे कंडीशन में जो आंशिक दाब P होता है वह दाबों के योग के बराबर होता है। ये आपका कहता है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। नेक्स्ट आपका है डियर स्टूडेंट ग्राहम का विसरण नियम। तो ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार डियर स्टूडेंट जो आपका विसरण दर होता है वो आपका घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
यानी कि ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार जो आपका विसरण दर R होता है वो आपका घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो आपका विसरण दर R है वो घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो विसरण दर होता है वो क्या होता है? विसरण दर जो होता है वो आयतन और ताप के अनुपात के बराबर होता है। जो विसरण दर होता है वो आयतन व ताप के अनुपाती होता है। तो ध्यान में रखिएगा ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार जो आपका विसरण दर R होता है वह घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो R है विसरण दर है, D आपका घनत्व है। अब डियर स्टूडेंट ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं? ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार यदि किसी गैस की विसरण दर R1 व उसका घनत्व D1 हो और यदि विसरण दर बढ़ करके आपका R2 हो जाता है और घनत्व D2 हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार R1 बटे R2 की जो वैल्यू होगी वो आपका रूट ओवर D2 अपान D1 के बराबर होगी। R1 बटे R2 की वैल्यू आपका रूट ओवर D2 अपान D1 के बराबर होगी क्योंकि 1 अपान D1 बटे 1 अपान D2 लिखोगे तो D2 आपका ऊपर चला जाएगा और D1 आपका नीचे आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट आपका होता है अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व होता है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व होता है। अणुभार को m से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 गुणे वाष्प घनत्व को d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से d बराबर क्या आ जाएगा m अपान 2। तो यदि मैं d1 बराबर मैं ले लूँ m1 अपान 2 और d2 बराबर मैं ले लूँ m2 अपान 2 तो r1 बटे r2 बराबर क्या हो जाएगा निकाल लो। तो r1 बटे r2 बराबर मिल जाएगा आपको रूट ओवर m2 अपान m1 के रूप में। क्यों? क्योंकि जो 2 है वो कट जाएगा, 2 कट जाएगा। तो इस तरीके से आपका R1 बटे R2 बराबर रूट ओवर M2 अपन M1 भी होता है। अभी मैंने आपको बताया कि R बराबर V अपन T होता है तो यहाँ से लिख सकते हैं R1 बटे का R2 बराबर R1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं V1 अपान T1 के रूप में, R2 की जगह पर हम लिख सकते हैं V2 अपान T2 के रूप में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं V1 T2 बटे का V2 T1 के रूप में। तो इस तरीके से ग्राहम के विसरण के नियम के अनुसार एक फार्मूला आपका यह भी बनकर आ जाता है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल शानदार तरीके से मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया है। अब डियर स्टूडेंट बात करते हैं गैसों की आणविक गतियां। तो गैसों की आणविक गतियां से भी आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन जो पूछा जाता है डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। इस पर आपका न्यूमेरिकल नहीं बनता है लेकिन आपका डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकता है। तो गैसों की आणविक गतियां में पहला आपका है वर्ग माध्य मूल वेग। वर्ग माध्य मूल वेग जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VRMS के रूप में। वर्ग माध्य मूल को VRMS के रूप में यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी वर्ग माध्य मूल वेग। तो वर्ग माध्य मूल वेग का मान होता है वो आपका होता है डियर स्टूडेंट रूट ओवर 3RT अपान m के रूप में। वर्ग माध्य मूल वेग की जो वैल्यू होता है रूट ओवर 3RT अपान m के रूप में। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट यदि दो गैसों की बात किया जाए तो V1 बट्टे V2 बराबर क्या होगा? यदि दो गैसों की बात किया जाए तो V1 बट्टे V2 बराबर क्या हो जाएगा? V1 बट्टे V2 बराबर आपका हो जाएगा 3R तो कांस्टेंट है, T1 अपान M1 हो जाएगा पहले गैस के लिए और दूसरे गैस के लिए आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट 3R तो कांस्टेंट है T2 अपान M2 के रूप में। अब डियर स्टूडेंट 3R से 3R कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा V1 अपान V2 बराबर आपको मिल जाएगा ये जो M2 होगा वो T1 के साथ जाएगा यानी मिलेगा आपको M2 T1 बटे का ये जो आपका T2 होगा M1 के साथ जाएगा यानी कि M1 T2 हो जाएगा। तो इस तरीके से V1 अपान V2 बराबर आपको मिल जाएगा रूट ओवर M2 T1 बटे का M1 T2 के रूप में। तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट बात करते हैं अधिकतम प्रायिकता वेग क्या होता है।
तो अधिकतम प्रायिकता वेग क्या होता है, ध्यान में रखिएगा। यह फार्मूला मैक्सिमम बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो अधिकतम प्रायिकता जो वेग होता है, यू ऑफ एम पी की जो वैल्यू होती है वो आपका होता है रूट ओवर 2 RP अपान एम के रूप में, रूट ओवर 2 RP अपान एम के रूप में, यानी कि अधिकतम प्रायिकता वेग यानी कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी यानी कि VMP, मोस्ट प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी अधिकतम प्रायिकता वेग रूट ओवर 2 RP अपान एम के रूप में होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट है। यदि दो गैसों की बात किया जाए तो V1 बट्टे जो V2 की वैल्यू होगी सेम क्या हो जाएगा, सेम आपका हो जाएगा T2, सेम आपका हो जाएगा T1M2 बट्टे का T1M2 बट्टे का T2M1 के रूप में। तो ध्यान में रखिएगा डियर स्टूडेंट, अधिकतम प्रायिकता वेग के रूप में। तो देखिएगा वर्ग माध्य मूल वेग और अधिकतम प्रायिकता वेग में अंतर क्या है। यहाँ पर रूट ओवर 3 RT अपान एम है, यहाँ पर रूट ओवर 2 RT अपान एम है, यानी कि इसमें 3 है और इसमें 2 है, सारी वैल्यू सेम है। तो उसी प्रकार से V1 अपान V2 बराबर रूट ओवर T1M2 बट्टे का T2M1 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर समझ में आ गई होगी। इस तरीके से डियर स्टूडेंट गैसी नियम में जितने भी नियम दिए गए हैं, टोटल नियम के बारे में मैंने शानदार तरीके से डिस्कस कर लिया है। फिर भी यदि आपको डियर स्टूडेंट किसी भी नियम में कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा।